नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के फेल होते मंसूबों की, राहुल के दबाव में मोदी सरकार में हुए बड़े फैसले की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले डरी बीजेपी की, देखेंगे हरियाणा में चुनाव से पहले ही बीजेपी में मची बगावत को, चंपई सोरेन की एंट्री से बीजेपी नेताओं की नाराजगी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे के कविता के बाद केजरीवाल की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के संकेतों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल ने की डीटीसी बस में यात्रा, ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल से की मुलाकात, रोजमर्रा की समस्याओं पर की चर्चा। बीजेपी की नसीहत के बाद किसानों पर दिए बयान पर कंगना रनौत ने मांगी माफी, कहा मैंने अगर किसी भी तरह से किसी को हर्ट किया है तो मुझे खेद है। उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री में हुई महाविकास आघाड़ी की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा, शरद पवार, नाना पटोले और संजय राउत हुए शामिल। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 73 अंकों की बढ़त के साथ 81,785 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 34 अंकों के उछाल के साथ 25,052 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कोलकाता में बीजेपी के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर सीएम ममता ने निशाना साधा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना पर चिंता जताई है, जबकि कोलकाता में आज जमकर बवाल हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सड़कों पर हंगामा मचा रहा। बीजेपी ने बंद बुलाया था और बंद के दौरान जमकर हुड़दंग मचाया। पुलिस पर भी हमला किया गया। बंद के चलते यातायात व्यवस्था ठप हो गई। सड़क पर मचे हुड़दंग पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया। ममता ने बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा, हमने आज का दिन आर्जिकल डॉक्टर को समर्पित किया। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने बंद का आह्वान किया। वे न्याय नहीं चाहते, वे केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बंद का समर्थन नहीं करते। राज्य में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, गाड़ियां फूंकी गईं, ईडी और दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव बनाया गया। ये सब कुछ बीजेपी ने चलाया, क्योंकि बीजेपी को न्याय नहीं चाहिए और अगर बंद बुलाना ही है तो मोदी के खिलाफ बंद करो। इसी के साथ ममता ने बीजेपी से पूछा कि बीजेपी ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहां तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की, जबकि असम में तो आरोपी को मार दिया गया था। हमने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन दिल्ली में उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं इस मामले में पहली बार राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है। अब बस बहुत हो गया। मैं निराश हूँ और भयभीत हूँ। निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत घटनाओं को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी सही नहीं है। इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक स्मृति लोप का सहारा लेते हैं। अब भारत के लिए इतिहास का सामना करने का समय आ गया है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हुड़दंग से, ममता के सवाल से बीजेपी घिर गई है, तो वहीं विपक्ष के दबाव में आई बीजेपी ने 119 साल के इतिहास में रेलवे बोर्ड में एक दलित को अध्यक्ष बनाया है। तो कौन है ये दलित चेहरा? और कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी के दबाव में मोदी सरकार ने नियुक्ति की है। देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद कर रहे हैं और उनकी ये मुहिम रंग ला रही है। नतीजा, सरकार दबाव में नजर आ रही है। उसी कड़ी में अब रेलवे में कुछ ऐसा हुआ है जो बीते 119 सालों में नहीं हुआ, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है राहुल गांधी और विपक्ष के दबाव को। बता दें कि रेलवे बोर्ड को सतीश कुमार के तौर पर पहला दलित अध्यक्ष मिला है। सतीश कुमार को मौजूदा बोर्ड मेंबर से सीईओ के पद पर प्रमोट किया गया है। 1 सितंबर से सतीश कुमार अपना कार्यभार संभालेंगे और अगले 1 साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। ये फैसला रेलवे के सर्वोच्च फैसले लेने वाली बॉडी को लीड करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति ने लिया है। अब जैसे ही ये खबर आई, चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश की राजनीति में दलित और आरक्षण का मुद्दा बड़ा बना हुआ है। वहीं जानकारों का दावा है कि मोदी सरकार के इस फैसले के 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि सरकार अपनी दलित विरोधी छवि से बाहर निकलना चाहती है, और दूसरा ये कि सरकार विपक्ष के दबाव में है। दरअसल राहुल के सामाजिक न्याय वाले भाषण के चंद दिनों बाद ही सतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया। खैर,
वजह जो भी हो, लेकिन 119 साल में पहली बार रेलवे को दलित अध्यक्ष मिलने के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब आने वाले समय में और भी तमाम संस्थानों के शीर्ष पदों पर किसी दलित और ओबीसी को मौका मिल सकता है। मोदी सरकार इस बार विपक्ष से डरी हुई है और अब वो विपक्ष की नीतियों को अपना रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी डरी हुई है, जहां सभी राजनीतिक दल अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी चुनाव से पहले ही घबराई नजर आ रही है। तो क्यों चुनाव से पहले ही घुटनों पर आई बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति को साधने के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पार्टी नेताओं को टारगेट दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 100 सीटें जीतना बेहद जरूरी है। उनके इस बयान ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बीजेपी अभी से घबरा गई है? क्या चुनाव के पहले ही बीजेपी ने मान लिया है कि इस बार उसे पिछली बार जैसा जन समर्थन नहीं मिलेगा? दरअसल पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 106 सीटों पर जीत हासिल की थी। मतलब मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक 106 सीटों पर काबिज हैं और आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने उससे भी कम का टारगेट दिया है, यानी पिछली बार से भी कम, जबकि आमतौर पर टारगेट तो हमेशा ज्यादा का ही लिया जाता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का टारगेट लिया था, तो वो 240 पर ही सिमट गई थी। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में 100 का टारगेट रखने वाली बीजेपी के क्या आंकड़े सामने आएंगे? चर्चा ये भी चल रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी का आत्मविश्वास टूट गया है। बीजेपी ने अपनी हार से सबक लेते हुए अब ये टारगेट रखा है। 400 पार का नारा फेल होने के बाद अब 100 तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। बहरहाल चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उफान नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और इसीलिए अब 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी केवल 100 सीटों को जीतने का टारगेट अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है। तो दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी सीट बंटवारे को लेकर बुरी तरह से बीजेपी अब घिर गई है और अब कई नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने का मन बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले बवाल मच गया है। बीजेपी के दावेदारों ने आरोप लगाया कि उनके टिकट मांगने के बावजूद उनके नाम को प्रदेश चुनाव समिति में नहीं बढ़ाया। और इस बीच खबर ये सामने आई है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत बीजेपी से खफा चल रहे हैं। बता दें कि राव ने प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में उन्हें जब बेटी की टिकट के लिए सीट मांगने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। राव ने दो टूक कहा कि चुनाव लड़ने और सीट का फैसला उनकी बेटी आरती राव ही करेगी। ये आरती और पार्टी के बीच की बात होगी। दरअसल राव 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद से ही वे आरती राव को चुनाव लड़वाना चाहते थे। इसके लिए पहले 2014 और फिर 2019 में उन्होंने आगे बढ़कर टिकट मांगी। हालांकि उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से आरती चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं कर पाई। इसी वजह से राव नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इस बार केंद्र सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने 6 बार के सांसद और 2 बार के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को दरकिनार कर पहली बार करनाल से लोकसभा सांसद बने मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बना दिया। राव फिर केंद्रीय राज्य मंत्री बनकर रह गए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बेटी आरती राव को दूसरे दलों से भी ऑफर मिल रहे हैं और अब आरती और राव इंद्रजीत मंथन करने में लगे हुए हैं। और अगर आरती ने किसी और पार्टी का ऑफर कबूल किया तो बीजेपी में भगदड़ मचना तय है, क्योंकि इंद्रजीत के समर्थक भी पार्टी आला कमान से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो राव के साथ 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनका कहना है कि 2014 में उन्हें बाहरी कहकर टिकट नहीं दी गई। एक तरफ हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी की साजिश अब उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल जिस बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार को तोड़ने की सोचकर चंपई को अपने खेमे में लाने की जो रणनीति बनाई थी, अब चंपई के बीजेपी में आने से बीजेपी नेताओं में ही फूट की खबर अब सामने आने लगी है। देखिए रिपोर्ट। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर झारखंड की सियासत उफान पर है। जहां चंपई ने पाला बदलने की तैयारी कर ली है, तो जेएमएम प्रमुख और सीएम हेमंत सोरेन चंपई के ही निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच गए। हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया के कोल्हान मंडल की महिलाओं के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का आवंटन किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चंपई सोरेन पर तीखा हमला किया। हेमंत ने कहा कि इतिहास गवाह है, यहाँ षड्यंत्रकारियों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 महीने से विपक्ष षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हेमंत सोरेन ने चंपई के क्षेत्र में जाकर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता की एक झलक दिखा दी है, जिससे बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है, तो उसकी ये टेंशन पार्टी नेता भी बढ़ा रहे हैं। चंपई की बीजेपी में एंट्री को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नाराज बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक मरांडी चाहते थे कि चंपई सोरेन को सीधे बीजेपी में शामिल ना किया जाए, बल्कि पहले वो अपनी पार्टी बनाए। मरांडी चाहते थे कि चंपई सोरेन एनडीए में रहकर विधानसभा चुनाव लड़े और झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी वोट काटे। और इसी सिलसिले में अब उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है, जिसके बाद से चंपई को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या चंपई को शामिल कर बीजेपी ने कर दी है गलती। चंपई को शामिल करने का दाव अब बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बढ़ते जनाधार ने देश में जहां बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, तो अब राहुल विदेश में भी मोदी की टेंशन को बढ़ाने वाले हैं। तो अब कहां जा रहे हैं राहुल, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी परेशान नजर आ रही है और अब राहुल का प्रभुत्व देश ही नहीं विदेश में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी 5 सितंबर की देर रात दिल्ली से रवाना होंगे और करीब सप्ताह भर की इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 सितंबर को टेक्सास में अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, शिकागो और डलास की यात्रा भी करेंगे। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता के रूप में ये गांधी की पहली विदेश यात्रा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी अमेरिका के 2 टॉप विश्वविद्यालयों में छात्रों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा कई अमेरिकी सांसदों से भी उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी भारतीय मूल के अमेरिकियों में लोकप्रिय हैं। ऐसे में सभी की नजरें राहुल के दौरे पर रहेंगी, ये तय है। इस दौरे का असर भारत के राज्यों में विधानसभा चुनाव से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव तक पर पड़ सकता है। इसीलिए राहुल के इस दौरे को लेकर बीजेपी में चिंता नजर आ रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े संकेतों को। केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। अभी तक तो ये दावा आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेता ही कर रहे थे, लेकिन अब जानकारों का भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे संकेतों को देखते हुए केजरीवाल को जल्द ही आजादी मिलने की उम्मीद है। तो कब बाहर आएंगे केजरीवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में है, लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो जल्दी ही जेल से बाहर आ सकते हैं और इन कयासों का आधार सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है। दरअसल कोर्ट ने बीते कुछ मामलों की सुनवाई के दौरान ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और अब पीएमएलए एक्ट, जिसके तहत केजरीवाल पर केस दर्ज किया गया है, उसे लेकर भी कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए एक्ट में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद। कानून की न्याय संगत प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी नागरिक को आजादी के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत हिरासत के दौरान अगर कोई आरोपी जांच अधिकारी के सामने कोई अपराध स्वीकार करते हुए बयान देता है तो उसे अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। कोर्ट की ये टिप्पणी पीएमएलए मामले में गिरफ्तार सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी। वहीं बीते दिन बीआरएस नेता के कविता को भी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और अपनी मनमर्जी के मुताबिक किसी भी आरोपी को सरकारी गवाह बनाने को लेकर भी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कथित शराब नीति मामले में आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी जमानत दे चुका है और धीरे धीरे कोर्ट ने ईडी की सारी दलीलों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद जल्दी ही केजरीवाल की भी रिहाई की उम्मीद जताई जा रही है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।